थार इतनी हाई स्पीड से आ रही है, मतलब आप वो इमेजिन नहीं कर सकते हो। Our only child was killed in hit and run case. हम लोग नहीं चाहते किसी और का बच्चा ऐसे जाए जैसे हमारा बच्चा गया। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। 24 तारीख को ये लड़के सागर सावर और पूर्वा सिंह किसी एंगेजमेंट पार्टी में मायापुरी में थे। वहां से मायापुरी से वो 2, सवा 2, 2:30 बजे निकले हैं। कहाँ के लिए? गुड़गांव के लिए। खाना पीना ड्रिंक्स कम पड़ गई होगी, दिल्ली में मिलती नहीं है, तो कहाँ गुड़गांव चलो, यहाँ तो सुबह के 4 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। आपने ड्रिंक की है, आप सोए नहीं हो, और उसके बाद आप 150 160 की स्पीड पे थार निकल जाते हो, ये जानते हुए कि कोई साइकिल वाला, कोई 2 व्हीलर वाला अगर उसको थोड़ा सा भी आपने हिट किया वो मर जाएगा। मेरे परिवार, मेरे ब्रदर्स थे, दोनों भाई, उन्होंने देखा कि थार इतनी हाई स्पीड से आ रही है, मतलब आप वो इमेजिन नहीं कर सकते हो। और आपको पता है, अब आप 150 160 170 की स्पीड से जा रहे हो, अगर आपने 2 व्हीलर, कोई भी 2 व्हीलर हल्का सा भी उसको टच किया ना तो फ्लाई करके निकल जाएगा। और यही हुआ। एक्सीडेंट हुआ है, वो भाग गए हैं, मैंने फोटो खींची, आप कृपया प्लीज उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। वो पता है वो पुलिस वाले उससे क्या बोल रहे हैं, वो तो हम ले जाएंगे, हॉस्पिटल में पैसे कौन देगा। तो इस चक्कर में काफी टाइम वेस्ट हो गया जब तक उसको हॉस्पिटल लेके गए। और पुलिस क्या कहती है? हिट एंड रन, हिट एंड रन, दिस इज कल्पेबल होमिसाइड, ये मर्डर है। ट्रकर्स ने कहा कि साहब अगर हमसे एक्सीडेंट होता है तो हमें मॉब लिंचिंग का डर लगा रहता है, इसलिए आप इसको लागू नहीं कीजिए। उसका ये मतलब आपने इसको लागू नहीं किया, अभी उसको ऐसे ही रखा, और कि भैया तब तक खुलेआम आप घूमते रहो, ड्रिंक ड्राइव करते हो, लोगों को उड़ाते रहो। जो किलर्स है, जो ड्रंकर्स है, उसके माँ बाप ने एक सॉरी तक नहीं बोला। हमारे पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई, फॉरेंसिक लेबोरेटरी से नहीं आई, हमारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज की, कैमरा की कोई नहीं आई, जो हॉस्पिटल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो भी नहीं, हमारे पास अभी कोई नहीं आई, और हमारे लॉयर के पास भी अभी कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री जो भी को भी कहा था क्या 1990 हमारे लिए कश्मीरी पंडितों के लिए काफ़ी नहीं था, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। मैं तो फिर पहले आया था, मेरे माँ बाप वहाँ पे थे, मेरे भैया वहाँ पे थे, उनका घर परिवार था, 6 मंजिला मकान था, सब जला दिया, सब खत्म। पता क्या है, जब हम लोग कॉमन मैन, ये एक्सीडेंट होने से पहले मैं भी शाम को 9 बजे कॉफ़ी का कप लेके आपकी जी न्यूज़ देखता हूँ, बाकी नेशनल मीडिया पे जाता हूँ। जैसे ऐसे कुछ केसेस पहले आते थे ना तरुण जी, तो बहुत दुख होता था, हे भगवान ये क्या हो गया, ये परिवार बड़ा पीड़ित हो गया, हे भगवान। कॉफ़ी पी ली, खाना खाया, वॉक की और सोने के लिए चले गए। तब दर्द हुआ जब मेरे साथ ये हुआ। जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ 25 जून को, और 27 जून को उसका बर्थडे था, तो 27 जून को वो 34 इयर्स के हो जाते, 34 साल। उस टाइम बस उठे ही थे हम लोग। वो उससे पहले शाम को वेडनेसडे या थर्सडे 25 को घटना हुई, तो 24 को भी वो देर से आया और अपनी ऑफिस मीटिंग कॉल पे था। तो हम उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे, जहाँ तक उसका काम का सवाल था। तो हम लोग में का बड़ा बच्चा है, आप जैसे आप सब लोग बड़े हो, तो पेरेंट्स का ये रहता है कि यार डिस्टर्ब ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा ठीक हो, खाना खा लो, बस वो। और उसका ये था, चाहे वो रात को कितनी भी देर से आए, उसको अपनी बास्केटबॉल खेलने ज़रूर जाना है। वो शायद उसके डीएनए में था। मैं मैराथन रनर हूँ तरुण, ओके, मैंने बहुत सारे मैराथन, हाफ मैराथन रन है, तो शायद ये उसके डीएनए में आया है कि वो मुझे करना है, चाहे वो 15 मिनट के लिए जाए, बट उसको जाना ज़रूर है। पिछले हफ्ते वो 10 दिन ट्रैवल कर रहा था, वो अपने ऑफिस के काम से थाईलैंड गया था, बैंगलोर गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसकी फ़्लाइट थी, लेकिन उसी दिन शाम को देर से आने के बाद ही बास्केटबॉल खेलने के लिए गया। तो वो उसका ऑफिस आपने पूछा था, उसका यहीं गुड़गांव में था, पास में ही था। और उस दिन 25 तारीख की सुबह को वो क्लाइंट मीटिंग थी उनकी, या क्या थी बच्चों की, तो उसके लिए वो नोएडा जा रहा था। जिस दिन सुबह ये एक्सीडेंट हुआ, 25 को 25 तारीख जून को सुबह, वो करीब घर से 6, सवा 6 निकला होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता हूँ जो हमारी हालत। जब हमें फ़ोन आया, उसकी माँ को सार्थक के कलीग ने इन्फॉर्म किया कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, और उसको हॉस्पिटल लेके गए। जब एक्सीडेंट हुआ तो कोई भले मानुस, पता नहीं कौन थे वो, थैंक यू सो मच आपका,
उन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा, उन्होंने थार गाड़ी की पिक्चर, लाइसेंस प्लेट, रजिस्ट्रेशन प्लेट की पिक्चर खींची, पीसीआर को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। वो पिक्चर पुलिस को भेजी और उसी ने सार्थक का वहाँ फ़ोन नीचे पड़ा हुआ था, उसको पता नहीं कैसे उसने अनलॉक किया। उसके फेशियल रिकॉग्निशन से या उसके फिंगर उससे किया, वहाँ देखा लास्ट कॉल कहाँ की उसने, वो उसके ऑफ़िस के कलीग की थी। उसने ऑफ़िस के कलीग को फ़ोन किया और ऑफ़िस के कलीग ने हमें बताया फ़ोन करके। 2-3 दिन पहले हमें एक छोटी-सी क्लिप दिखाई थी, वो सीसीटीवी कैमरा की नहीं थी, वो उस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा इनबिल्ट था। तो उसमें जो 3 सेकंड या 4 सेकंड, मैं तो ज़्यादा देख भी नहीं पाया। मेरे परिवार, मेरे ब्रदर्स थे, दोनों भाई, उन्होंने देखा कि थार इतनी हाई स्पीड से आ रही है, मतलब आप वो इमेजिन नहीं कर सकते हो। और आपको पता है अब आप 150, 160, 170 की स्पीड से जा रहे हो। अगर आपने टू व्हीलर, कोई भी टू व्हीलर हल्का-सा भी उसको टच किया ना, वो तो फ्लाई करके निकल जाएगा और यही हुआ। वो शायद राइट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, उनको पास नहीं मिला, तो एकदम से उन्होंने लेफ्ट को घुमाया और सार्थक अपनी लेन में जा रहा था, उसको हिट किया और वहीं सड़क पे छोड़ दिया और भाग गए। वो हॉस्पिटल नहीं लेके गए, उन्होंने पीसीआर को फ़ोन किया, वहाँ खड़े रहे तब तक। जिस पीसीआर को फ़ोन किया था वो नहीं आई, वहाँ से कोई पीसीआर पास कर रही थी। उनको हाथ दे के रोका, उनको बोला एक्सीडेंट हुआ है, वो भाग गए हैं, मैंने फ़ोटो खींची, आप कृपया प्लीज़ उसको हॉस्पिटल लेके जाएँ। वो पता है वो पुलिस वाले उससे क्या बोल रहे हैं, वो तो हम ले जाएँगे, हॉस्पिटल में पैसे कौन देगा? अब ये बताइए आप कि जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उनको ये नॉलेज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक्सीडेंट विक्टिम को जब हॉस्पिटल लेके जाए, तो एक तो जो लेके जा रहा है, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे और कोई पेमेंट उससे नहीं माँगेंगे। फिर शायद उस पीसीआर में एक महिला भी थी, कांस्टेबल, उन्होंने इनको कहा, अरे इनको पहले हॉस्पिटल तो लेके जाओ। तो इस चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, जब तक उसको हॉस्पिटल लेके गए। सार्थक नहीं था। सॉरी। अब आप देख लीजिए, वो 6 सवा 6 बजे यहाँ से निकला और हमारे घर से राजौरी बॉर्डर तक दिन के उस टाइम सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम लगे होंगे और हमें फ़ोन आया करीब सवा 7 बजे। अब देखिए ना आप, एक्सीडेंट हुआ 25 तारीख की सुबह को और हमारे पास फ़ोन आता है 26 तारीख की रात को 10 बजे मुझे फ़ोन आता है। उससे पहले हम वहाँ गए थे उसके फूल चुनने के लिए सार्थक को, और वापसी में हमने पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पे एफआईआर की कॉपी ली। उसमें भी ये साहब नहीं है, वो साहब नहीं है, रिकॉर्ड रूम वाला, हम भी डटे रहे। तो भैया हमें तो एफआईआर की कॉपी चाहिए। और 25 तारीख को एक्सीडेंट हुआ और 26 तारीख की रात को 10 बजे फ़ोन आता है कि जी हमने उनको गिरफ़्तार कर लिया है, आप आके देख लीजिए। तो मैं आके देख के क्या करूं? और आपको लगता है मेरी हालत इस टाइम है, मैं गुड़गांव से वसंतकुंज जाऊं? और साथ में ये भी कहा गया मेरे से, लेकिन हमने उनको सफदरजंग हॉस्पिटल या कहीं भेजा है ब्लड सैंपल्स के लिए, तो उसमें 3-4 घंटे लगेंगे। तो मैंने कहा मैं फिर 3-4-5 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठा रहूं? आप मुझे दूसरे दिन फ़ोन कीजिए, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद फ़ोन आया नहीं। ये लोग सागर साहा, जो कि बोइंग बैंगलोर में काम करता है, उसको गाड़ी दी गई है और ये शायद, मुझे डेट याद नहीं, आपके किसी मीडिया वाले ने कहा 3-4 दिन पहले वो बाय ट्रांसपोर्ट गाड़ी यहाँ आई है। और 24 तारीख को ये लड़के सागर साह और अपूर्वा सिंह किसी एंगेजमेंट पार्टी में मायापुरी में थे। एंगेजमेट पार्टी में ड्रिंक्स, फूड, खाना, ये आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तरुण, सब चलता है। वहाँ से, मायापुरी से वो 2, सवा 2, ढाई बजे निकले हैं। कहाँ के लिए? गुड़गांव के लिए। रहता है वो सीआर पार्क में। अब उसको मायापुरी से गुड़गांव आने का क्या मतलब है इतनी रात को, कोई भी समझ सकता है। खाना पीना, ड्रिंक्स कम पड़ गई होगी, दिल्ली में मिलती नहीं है, तो कहाँ गुड़गांव चलो, यहाँ तो सुबह के 4 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं।
नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद वो सुबह 6 बजे ड्राइव के लिए निकलते हैं, जो पुलिस कहता है जॉय राइड पे निकले थे। अभी जॉय राइड का क्या मतलब हुआ? मतलब आपको, और वो दोनों टेकीज हैं तरुण, बैंगलोर, एक बैंगलोर में काम करता है बोइंग में, दूसरा पैनासोनिक गुड़गांव में काम करता है। मोरल सेम एज ग्रुप है, सार्थक, पढ़े लिखे टेकीज, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। क्या आपका इतना दिमाग नहीं कि आपको पता है आप ड्रिंक की हुई है या ड्रग्स किए हुए हैं, भगवान जाने, उसके बाद आपकी बॉडी आपको कहती है तुम सोए नहीं हो, तुम्हारा आपका दिमाग आपको कहता है डोंट गो आउट, गाड़ी मत चलाओ, किसी को नुकसान होगा। मतलब आप कॉन्शियस हो ना, बिकॉज यू आर नॉट फुली फंक्शनल। आपने ड्रिंक की है, आप सोए नहीं हो, और उसके बाद आप 150 160 की स्पीड पे थार निकल जाते हो, ये जानते हुए कि कोई साइकिल वाला, कोई टू व्हीलर वाला अगर उसको थोड़ा सा भी आपने हिट किया वो मर जाएगा। इट इज नॉट इंटेंशन, बट यू नो दैट यू आर गोइंग टू किल समबडी। किसी की जान जा सकती है आपकी इस लापरवाही बिहेवियर की वजह से, और वही हुआ। और पुलिस क्या कहती है? हिट एंड रन, हिट एंड रन, दिस इज कल्पेबल होमिसाइड, ये मर्डर है तरुण, दिस इज अ मर्डर। मेरे अकेले बेटे को आपने टक्कर मारी, सड़क पे गिर पड़ा, वो बेचारा छटपटा रहा था, और आप गाड़ी लेके भाग गए, अपना फोन स्विच ऑफ किया। क्या आप उसको आपने हॉस्पिटल नहीं लेके गए? क्या आपने अपने आप को नेक्स्ट पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया कि साहब हमसे गलती हो गई, हमसे एक्सीडेंट हो गया, उस बच्चे को, उस लड़के को बचाइए? नहीं, आप भाग गए वहां से, फोन अपना स्विच ऑफ किया, सीआर पार्क गए या नहीं गए, गाड़ी डीएलएफ में कहीं खड़ी कर दी। किस लिए? जब आपको मालूम है कि आपने क्राइम किया है, आपने मर्डर किया है हमारे बच्चे का। और पुलिस वाले क्या करते हैं? अब हमारे देश के कानून ही ऐसे, 15 मिनट में उनको बेल दे दी, बाहर आ गए वो, सेम डे 15 मिनट में। ऐसे ही जगह पे जब आपने हिट एंड रन किया है, ये तो फिर वही बात हुई कि कोई भी आज की डेट में ड्राइव करे जाए, आप मारो, हिट एंड रन करो, पुलिस स्टेशन में पकड़ लेंगे 15 मिनट में, आप बेल के बाहर, फिर जो परिवार भुगत रहे हैं वो अपना देखते रहेंगे, कोर्ट पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती रहेगी, आप चक्कर काटते रहो, वो तो खुले घूम रहे हैं। ट्रकर्स ने कहा कि साहब अगर हमसे एक्सीडेंट होता है तो हमें मॉब लिंचिंग का डर लगा था, लोग हमें मारेंगे पीटेंगे, हमें उसका डर है, इसलिए आप इसको लागू नहीं कीजिए। उसका ये मतलब है आपने इसको लागू नहीं किया, अभी उसको ऐसे ही रखा, और कि भैया तब तक खुलेआम आप घूमते रहो, ड्रिंक ड्राइव करते हो, लोगों को उड़ाते रहो, कुछ नहीं होगा, आपको सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, आपको 15 मिनट में बेल मिल जाएगी और आप बाहर हो। वो भी अगर ये भी मान लिया जाए तरुण की ट्रकर्स ने स्ट्राइक की, क्या ट्रकर्स ने ये साथ में कहा कि साहब अगर हमारे किसी भी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है हम वहां नहीं रुकते हैं, लेकिन जो नियरेस्ट 100, 200, 300, 400, 500 मीटर के बाद जो पहला पुलिस स्टेशन आएगा हम अपने आप को वहां सरेंडर करेंगे? नहीं कहा उन्होंने। वहां भी यही हाल है, वो भी मार के चले जाते हैं, कोई मिलता है कोई नहीं मिलता है। कितने केसेस ऐसे सामने आते हैं तरुण, ये तो मैं अकेली लड़ाई लड़ रहा हूं अपने बेटे के लिए, कितने परिवार पीड़ित हैं, आपको तो मालूम, आप तो मीडिया वाले लोग हैं। हाँ, मैंने शायद आपको एनएफ थैंक यू और धन्यवाद नहीं बोला तरुण, अगर हम लोगों को किसी का भी सहारा है तो सिर्फ और सिर्फ आप मीडिया वालों का। अगर हमारी आवाज देश के और विदेश के कोने कोने में पहुंची है तो सिर्फ और सिर्फ आप मीडिया की वजह, हम लेकिन नहीं तो हमारी औकात ही क्या है, हम तो कॉमन लोग हैं। टैक्स देते रहो, हाँ सर दे रहे हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनो, हाँ सर बन रहे, लॉ फॉलो करो, ट्रैफिक रूल्स, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस तो हमारे पे हैं, कॉमन मैन के ऊपर है। हमारी कोई पहुंच नहीं है किसी बड़े लीडर के साथ, पॉलिटिशियन के साथ कोई पहुंच नहीं है, किसी बड़े अमीर बिजनेस कम्युनिटी से नहीं है कि जहां पैसा फेंक सके। नॉर्मल वर्किंग मिडिल क्लास लोग हैं, पढ़े लिखे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी सुनवाई तो है ही नहीं। वो तो आप मीडिया की वजह से जो है, जो हमारी आवाज कहीं तक पहुंची। अरे नहीं तरुण जी, कोई भी नहीं मिलने आया, सिर्फ जो हमारे लोकल यहाँ के कॉरपोरेटर काउंसलर हैं वो मिलने के आए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें परमिशन दिलाई, जो हमारी सैटरडे को कैंडल लाइट मार्च हमारी सोसाइटी ने की थी उसमें उन्होंने मदद की, क्योंकि उसके लिए परमिशन लेने पड़ते हैं, जो मुझे भी नहीं पता था, वो हमारी सोसाइटी वालों ने किया, तो उनमें उन्होंने सहायता की हमारी। और कोई हमसे मिलने नहीं आया। हाँ, एसीपी साहब वेद प्रकाश जी आए थे एक बार हमारे घर में पिछले हफ्ते अपनी सहानुभूति जताने और वो करने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वो आए थे। बाकी हमसे इनफैक्ट आपके जैसे ही एक सोशल एक्टिविस्ट और वो सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, वो परसों आई थी, उसने भी हमसे यही पूछा आपसे गृह मंत्रालय से या पीएमओ ऑफिस से कुछ आया? मैंने कहा मैडम कहाँ, आप क्या बात करते हैं, हम लोगों को पूछता कौन है, कौन हमसे मिलने आएगा?
जो किलर्स है, जो ड्रंकर्स है, उसके माँ बाप ने एक सॉरी तक नहीं बोला है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, उनका चाहे बोइंग हो या पैनासोनिक हो, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना ये लोग कॉर्पोरेट वाले, सीएसआर सीएसआर। क्या सीएसआर? आपने एक स्टेटमेंट दी कि हमारे एम्प्लॉय की वजह से एक परिवार को इतना दुख पहुंचा, उसके लिए उनको कितना खेद है। किसी ने कुछ, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा। मैं उनको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना बोलने के लिए कि हमारे एम्प्लॉय की वजह से एक परिवार को इतना सदमा पहुंचा और उनको कितना दुख है। किसी ने भी नहीं, कोई भी नहीं, परिवार ने नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बाकियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जी एफआईआर हुई है, जी एफआईआर हुई। कोई नहीं, वो तो वही जो नॉर्मल बेलेबल होता है, एफआईआर हो गई, 15 मिनट आ गए, बेल पुलिस स्टेशन में हो गई और दोनों बाहर। जाओ भैया, ऐश करो, पार्टी करो आप, और दो चार उनको मारो, बेल तो वैसे भी मिल जाएगी आप। अब आप देखिए ना, नौजवान हो, कोई भी हो, बैक ऑफ द माइंड आपको पता है यार कुछ नहीं, क्या होगा, कोई किसी को उड़ा देंगे, भगवान न करे किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, क्या होगा, अरेस्ट हो जाएंगे, 15-20 आधे घंटे में बेल मिल जाएगी, फिर हम बाहर निकल आएंगे, फिर केस चलता रहेगा, देखी जाएगी। लेकिन अगर ये कानून लागू होता है तो कितने सालों को लगेगा कि अगर मैंने किसी को हिट एंड रन किया, मेरी वजह से किसी की डेथ होती है, एक्सीडेंट होता है, तो न मुझे बेल मिलेगी और सीधा मुझे बिहाइंड द बार जेल के अंदर डाल देंगे। तो एक आपको डर रहता है ना अंदर कानून का, जब वो वही है ही नहीं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर तो आप जो मर्जी करो। जैसे मैंने आपको कहा 25 तारीख की सुबह को एक्सीडेंट हुआ और 26 तारीख को उनको गिरफ्तार किया, तो 26 तारीख की शाम को करीब 45-50 घंटे के बाद उनको अरेस्ट किया, उनका ब्लड सैंपल लेके गया। अब भगवान जाने 50 घंटे के बाद आप उनको लेते हो, उनका ब्लड सैंपल, उसमें क्या अल्कोहल कंटेंट्स आएंगे? उनको 50 घंटे मिले ना अपने आप को फ्लश आउट करने में, ड्रग्स लिए होंगे, ड्रिंक्स ली होंगी, तो आपको इतना तो पढ़े लिखे, उनको पता है कि भाई हाइड्रेट करो और फ्लश आउट करो, क्या उसमें आएगा? हमारे पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई, फॉरेंसिक लेबोरेटरी से नहीं आई, हमारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज की, कैमरा की कोई नहीं आई, जो हॉस्पिटल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो भी नहीं, हमारे पास अभी कोई नहीं आई, और हमारे लॉयर के पास भी अभी कुछ है नहीं। कल शाम तक की ये बात है जो आपने उनको पूछा। क्या बताऊं मैं आपको तरुण, मैं वो चीज़, ये आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने एक ऐसे मीडिया में आपके जैसे आए थे, उनको प्रधानमंत्री जो भी को भी कहा था, क्या 1990 हमारे लिए कश्मीरी पंडितों के लिए काफ़ी नहीं था, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। मैं तो फिर पहले आया था, मेरे माँ बाप वहाँ पे थे, मेरे भैया वहाँ पे थे, उनका घर परिवार था, 6 मंजिला मकान था, सब जला दिया, सब खत्म। और जो हमने लाइफ यहाँ पे शुरू की ज़मीन से, अगर ज़मीन के नीचे भी कुछ है ना वरुण, धीरे 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 करके, बस एक ही ये एम था कि हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना, उनका फ्यूचर सिक्योर करना है, और कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे एक एक बेबी स्टेप लेते हुए आगे निकल आए। हमारे बेटे ने तो आज तक, वो तो बेचारा जा भी नहीं पाया अपनी मातृभूमि कश्मीर, उसने देखा ही नहीं। मैं 30 साल के बाद पिछली बार गया हूँ, तो वो तो अलग ही है। एक वो हमारे साथ जो दुखद हुआ था, उसके बाद अहिंसावादी है, हिंसा में हम लोग बिलीव नहीं करते, लॉ एंड जो है रेगुलेशन फॉलो करते, उसके बाद भी हमारे साथ ये गुजरती है और कोई सुनवाई ना हो। सबसे बड़ा दर्द ये है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं। ये मेरी अकेले की लड़ाई है, तो मैं लड़ूंगा, मुझे तो न्याय देना है सार्थक को, कुछ भी हो जाए इसके लिए। मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरी वाइफ है और एक ही बेटा था, जो आपको पता है क्या हुआ, ओनली वन चाइल्ड, एक ही औलाद, एक ही बच्चा, एक ही बेटा। मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, ऑफिशियली रिटायर हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में करता हूँ। तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कहिए, या थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प के लिए। और मेरी वाइफ भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हुई है, लेकिन अभी वो कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ पे काम कर रही है। प्रोफेशनली मेरा बेटा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब करता था, उसका ऑफिस गुड़गांव में था। अभी वो लास्ट ईयर अपना लंदन से मास्टर्स करके आया था, और उसके बाद देख रहा था कुछ अपना स्टार्टअप करें या कुछ इस तरीके का करें, और फ़िलहाल उसने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप में उनके साथ काम कर रहा था। तरुण, एजुकेशन ब्रांच आउट सार्थक का ऐसा था, वो जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ दिल्ली में। पहले हम 7-8 साल वसंत कुंज में रहते थे, वहीं उसका जन्म हुआ, और वहीं पे जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल में उसने पढ़ाई की, स्कूलिंग। उसके बाद
वो पुणे चला गया, सिम्बायोसिस से उसने इकोनॉमिक ऑनर्स किया। सार्थक का इंटरेस्ट बहुत आर्ट एंड थिएटर में था, बहुत थिएटर उसने किए, बहुत उसमें किए। तो उसके लिए भी उसने 1 साल का कोर्स श्री राम कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से किया, और वो करने के बाद फिर वो मास्टर्स के लिए लंदन चला गया। तो इनफैक्ट वो मास्टर्स करके लास्ट ईयर ही वहाँ से लंदन से वापस आ गया था। आप ये बिलीव नहीं करेंगे, जब उसको पढ़ रहा था और जब उसका मास्टर्स ख़त्म हो गया था, उसके बाद उसने 6 महीने का इंटर्नशिप वहीं पर किया। बहुत मैंने उसको समझाया कि सार्थक प्लीज़ डोंट कम बैक, आप वापस मत आ जाओ। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप वहीं अपना यूरोप में देखो, साउथ ईस्ट एशिया में देखो, मिडल ईस्ट दुबई वगैरह में देखो, या और कहीं आप करो, यूएस चले जाओ, वापस मत आओ। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था कि वो बहुत सीधा लड़का था। मुझे हमेशा, हम दोनों को, मुझे क्या उसकी माँ को भी, अन्नू को भी, हमेशा ये डर लगा रहता था, ये लड़का बहुत सीधा है, ये यहाँ नहीं कर पाएगा। जैसे आपने अभी कहा ना, जब वो ऑफिस जाता था, जब तक वो मैसेज वापस हमें नहीं देता कि मैं ठीक ठाक पहुँच गया, हमारा दिल दुख 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 करता रहता था। सब ठीक हो, सब ठीक हो, सब ठीक हो, यही डर हमेशा लगा रहता था। और इसकी ही वजह से हम चाहते ही नहीं थे कि वो वापस आ जाए। बट अकेला बच्चा था, कहता नहीं मुझे आपके साथ रहना। हम कहते यार हम तुम्हारे पास आएंगे रहने के लिए, पर माना नहीं। बहुत सीधा बच्चा था, बहुत फैमिली वैल्यूज़ उसमें थे जो हमने बचपन में उसने सीखा। अपने हम घर परिवार में जैसे हमारा रहन सहन है, कैसे बच्चे बड़ों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, तो वो उसमें ना इंग्रेडिएंट बचपन से ही था। उसका लगा था नहीं मुझे वापस आना है और मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, आप लोगों की देखभाल करनी है, आप लोगों का सहारा बनना है। और अब देखिए, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको तरुण कह रहा हूँ, ये मेरी लड़ाई है। चाहे मुझे पार्लियामेंट के बाहर धरना देनी पड़े, चाहे मुझे चीफ मिनिस्टर कमिश्नर साहब के बाहर धरना देनी पड़े, अपने आप को वहीं करना पड़े, मैं करूँगा। मुझे तो न्याय चाहिए। ऐसे तो मैं उन 2 किलर्स को, ड्रंकर्ड्स को जाने नहीं दूंगा। जब तक उनको सलाखों, जेल की सलाखों के पीछे नहीं फेंकूंगा, मैं तब तक चैन से नहीं रहूँगा। और तो कोई ज़िंदगी में, लाइफ एक ही बच्चा था हमारा, वो चला गया, और है क्या हमारी ज़िंदगी में। आपने मुझे अभी कहा था कि क्या सार्थक की माँ पे आ पाएगी, उस बेचारी की हालत ख़राब है। वो आएगी तो सिर्फ रोती रहेगी आपके कैमरा के सामने, वो बात भी नहीं कर पाएगी। एक माँ की दिल के दर्द को कौन समझेगा, उस पर क्या गुजर रही है। पता क्या है, जब हम लोग कॉमन मैन, ये एक्सीडेंट होने से पहले मैं भी शाम को 9 बजे कॉफ़ी का कप लेके आपकी जी न्यूज़ देखता हूँ, बाकी नेशनल मीडिया पे जाता हूँ। जैसे ऐसे कुछ केसेस पहले आते थे ना तरुण जी, तो बहुत दुख होता था, हे भगवान ये क्या हो गया, ये परिवार बड़ा पीड़ित हो गया, हे भगवान। कॉफ़ी पी ली, खाना खाया, वॉक की और सोने के लिए चले गए। तब दर्द हुआ जब मेरे साथ ये हुआ कि ऐसा दर्द होता है। कितनी फैमिलीज़ ने ऐसे सफ़र किया है, कॉमन लोगों को नहीं पता चलता। वो आएंगे, सद्भावना शो करेंगे, दुख प्रकट करेंगे, और वो कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन जो दर्द होता है ना, अब मैं समझता हूँ कि कैसे आप मीडिया लोग कितना काम करते हो, आप कैसे कैसे ऐसी स्टोरीज आप लोगों तक, देश विदेश तक पहुंचाते हो। जब वही है ना, जब किसी माँ बाप के ऊपर गुजरती है, तब लगता है कि कितना पीड़ित है ये। तब आपको लगता है कि क्यों नहीं हमारे देश में कानून चेंज हो रहा है, क्यों नहीं सख्त से सख्त कानून ड्रिंक एंड ड्राइव और हिट एंड रन पे बनाए जाते हैं, क्यों उन लोगों को छोड़ दिया जाता है आधे घंटे की बेल में। सिविक सेंस नहीं है तरुण जी, सिविक सेंस नहीं है, ट्रैफिक सेंस नहीं है। अब मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। जिस दिन हम सार्थक के फूल चुन के हरिद्वार जा रहे थे, हम सारा परिवार, हमने वो बड़ी एक गाड़ी की थी, टेम्पो ट्रैवलर टाइप की। भाई कोई किसी का मेंटल स्टेट ऐसा था ही नहीं कि खुद ड्राइव करके गए, तो हमने की। गाड़ी में जा रहे हैं, नेशनल हाईवे को टच किया और हमारा बेचारा धीरे धीरे जा रहा था। 2-3 जने रॉन्ग साइड डायरेक्शन में आके उसके आगे से निकल गए। बेचारे ने ब्रेक मारी, पीछे से एक नौजवान आदमी गाड़ी चला रहा था, उसने हमारी टेम्पो ट्रैवलर को पीछे से मारा और लड़ाई करने के लिए उतर गया हमारे ड्राइवर को कि मेरा नुकसान हो गया, तुमने क्यों रोका। वो कहता साहब मैं क्या करूं, सामने मेरे से वो गलत, सारे रॉन्ग डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उसको नीचे लाऊं क्या गाड़ी के। उसने ब्रेक मारी, उसने पीछे से मारी और वो चढ़ गया उसके ऊपर, उसकी लड़ाई करने। हम नीचे उतरे, हाथ पैर उसके जोड़े, फिर बताया हम बेटे के ऐसे पूल लेके जा रहे हैं, भाई गलती इसकी नहीं, गलती आपकी है,
आपने डिस्टेंस नहीं किया, सिविक सेंस ही नहीं है, ट्रैफिक सेंस नहीं है तरुण जी। तब उसको लगा पुलिस वाले अलग से आ जाइए, साइड में हो जाइए, आ जाइए। ये हाल है हमारी कंट्री का। इसी डर की वजह से मैं नहीं चाहता था मेरा बेटा यहाँ वापस आए, बट वो माना नहीं, क्या करूं। आई एम ग्लैड आपने ये पूछा तरुण। मैं तो, क्योंकि मेरा दिमाग आजकल पूरी बातें याद भी नहीं रहती है। मैंने, अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जब हम हॉस्पिटल में थे तरुण जी, तो हमने एविडेंस कलेक्ट की जो पुलिस को करनी चाहिए थी। सार्थक की हेलमेट, सार्थक के कपड़े जो खून से लथपथ थे, और मैंने सार्थक को कसम दी थी इस सोसाइटी के गेट से बाहर तब वो जाएगा जब उसने हेलमेट पहनी होगी। बहुत एक्सपेंसिव जर्मन मेड हेलमेट हमने उसको दी थी। इतना मतलब भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी सार्थक के सर पे चोट नहीं लगी थी, थोड़े ब्रूसेस थे यहाँ पे, बट हिज हेड वाज इंटैक्ट हेलमेट की वजह से। अब कोई कहेगा हेलमेट नहीं पहना, आपके सामने है, देख लीजिए पूरा क्रैश। ये देख, मैंने उसको कसम अपनी दी थी कि बेटा आप पापा का मरा मुंह देखोगे अगर आपने हेलमेट नहीं। ब्रांड क्या बात करते हो आप, आपको पता है मैं केयरफुल हूं, मैं बिना हेलमेट के। बाकी जो सर के नीचे से पोर्शन बॉडी है उसका तो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। बहुत कहना इजी, बहुत टू व्हीलर वाले हमें भी पता है बीच में घुसते हैं, ऐसे राइट मारेंगे, उल्टा आएंगे, वो करेंगे, वो तो है, बट सार्थक वाज अ डिसिप्लिन ड्राइवर। आज हमारे साथ हुआ, भगवान न करे कल आपके बच्चे के साथ ऐसा हो। उसके लिए हमारे साथ प्लीज़ जुड़िए, हमारा साथ दे दीजिए कि देश में इस कानून में हम बदलाव लाएं। शायद उस बदलाव से सार्थक के नाम से, जस्टिस बुक के सार्थक के नाम से कोई लॉ में चेंज हो, आगे एटलीस्ट जो ड्रंक एंड ड्राइविंग है उस पर कुछ हद तक कंट्रोल हो। ये जो नौजवान या कोई भी हो जो ड्रिंक करके शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, हिट एंड रन करते हैं, उनके मन में इतना तो डर हो कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमें बेल नहीं मिलेगी और हम सलाखों के जेल में डाल दिए जाएंगे। उसके लिए हम सबको मिलजुल के, जुट के ये सरकार से, अपनी देश से, प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर से दरखास्त, या लॉ मिनिस्टर से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन उससे, गडकर जी से प्रार्थना करें हमारे साथ उसके जरिए कि भाई आप लोग कानून में बदलाव लाइए।